अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में हम जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आगा खान बोर्ड के जो एमसीक्यूज क्लास 10 में आए हुए हैं उन एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो एमसीक्यूज जो हैं वो आगा खान बोर्ड में किस तरह के और किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो ये पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? सबको दिखाई दे रहा है? विजिबल है ना सबको? अगर नहीं नजर आ रहा है तो थोड़ा सा आगे होगा, नहीं जूम मजीद नहीं होगा, ये पिक्सल्स खत्म हो जाएंगे। आगे आ जाइए, थोड़ा इस तरफ आके बैठे, इस तरफ आ जाइए। अच्छा अब जरा सुने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए क्या ये इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं क्या? दे विल नेवर क्रॉस ईच, तो ये पहला वाला गलत दिखाई दे रहा है। अच्छा अगर ये कहे कि दे नेवर क्रॉस ईच अदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये वजह क्या होती है कि एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते? क्योंकि इनकी नेचर क्या होती है? सेम होती है। एक पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाली पहली रे और दूसरी, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस ऐसे, क्योंकि इन दोनों की नेचर जो होती है वो क्या होती है? सेम। तो इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर। दे आर इमेजनरी, यकीनन इमेजनरी होती है क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रही होती, इनविजिबल होती है। दे आर वेक्टर, चूंकि फोर्स से बिल्डअप हो रही होती हैं तो वेक्टर होना लाजमी है, तो वेक्टर होती हैं। दे मूव टूवर्ड्स नेगेटिव, जब पॉजिटिव से निकलती हैं तो वो नेगेटिव की तरफ अप्रोच कर रही होती हैं, तो ये भी चीज़ क्या है? ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट वन होगा। सेकंड देखिए, सेकंड जो है उसमें आपसे क्या कह रहे हैं कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर्स इलेक्ट्रिक। तो आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करती है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के अलावा इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कही जा सकती थी और मैंने आपको बताया था, और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी आप कह सकते हैं जो कि प्लेट्स के अंदर स्टोर। फ्लो ऑफ डायरेक्ट, अब ये बताइए कैपेसिटर जो होता है वो डायरेक्ट, देखिए ये इस चीज़ को समझिएगा, कल हमने डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा था, दिमाग में रखने वाली बात है ये। देखो अगर मैं कैपेसिटर को किसी डायरेक्ट करंट के ऊपर लगाता हूँ, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, बताइए जब डायरेक्ट करंट यहाँ से गुजरेगा तो ये सर्किट टूटा हुआ होगा, तो इसका मतलब क्या है कि करंट का फ्लो मिनिमम आएगा, और फ्लो मिनिमम होने का मतलब क्या है कि ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, सबसे ज्यादा। कैपेसिटर अगर किसी डीसी सर्किट में लगाए तो वो करंट को फ्लो होने से रोकेगा, यानी कि जब तक चार्ज होगा तब तक तो करंट रहेगा, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाता है ना। स्टॉप होने का मतलब क्या? रेजिस्टेंस मैक्सिमाइज हो गई है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। अच्छा अगर मैं इसी कैपेसिटर को एसी सोर्स पे लगाता, कल मैंने बताया था एसी सोर्स जिसमें टर्मिनल्स पॉजिटिव नेगेटिव, अब बताइए जब ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप हुए और यहाँ पे कौन से चार्जेस? नेगेटिव। जैसे ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव इधर फ्लो नहीं करने लगे और नेगेटिव इधर फ्लो करने लगी। मैं समझ में आती बात? जैसे ही मैं टर्मिनल चेंज करूंगा तो जिस प्लेट पर पॉजिटिव था उसके अगेंस्ट यहाँ पे जब नेगेटिव होगा तो ये फ्लो नहीं स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि चार्जेस स्टोर होंगे, फिर वो डिस्चार्ज होगा, फिर अगले लम्हे फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो जब मैं एसी सप्लाई में रखता हूँ तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की कंटिन्यूसली होती है। तो मुझे ऐसी सूरत में करंट आई जो है एसी सप्लाई के अंदर, वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू, हमें इसकी सबसे ज्यादा करंट मिल रहा होता है। जब करंट ज्यादा हुआ तो अंडरस्टूड हुआ कि रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? रिड्यूस, यानी कि उमूमन आम तौर पे कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी सप्लाई पे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जबकि डीसी के अंदर जस्ट चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होता है। उसको डिस्चार्ज करना हमारे लिए खासा मुश्किल होता है क्योंकि टर्मिनल चेंज नहीं होते। तो सिर्फ समझने के लिए एसी के ऊपर आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस कम, करंट ज्यादा, और डायरेक्ट करंट के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा और अमाउंट ऑफ करंट कम। तो ये इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल ब्लॉक फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के तो फ्लो को और बढ़ा देता है, हाँ डीसी करंट को ब्लॉक कर देगा। कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, कन्वर्शन अभी हमने नहीं पढ़ी है। आगे चलिए, इफ टू कैपेसिटर्स हो मेरे पास, कौन कौन से? एक 8 का हो और एक 80 का हो, और दोनों कैसे लगाए गए हो? पैरेलल। तो बताइए कैपेसिटर्स जब पैरेलल लगाए जाते हैं तो C1 C2 डायरेक्टली ऐड अप हो जाते हैं C के लिए, जबकि अगर वो होगा तो फिर रेसिप्रोकल लिए जाएंगे यानी कि सीरीज में। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, 8 माइक्रो और 8 माइक्रो को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 माइक्रो फैरेड। तो ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होगी वो 16, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैक्सिमम कैपेसिटर से भी ज्यादा आ रही है। पर यूनिट चार्ज इज नोन एज, अब देखिए फोर्स, ये क्या कह रहा है? फोर्स अगर यूनिट चार्ज पे अप्लाई हो,
यानी कि आप लिख रहे हैं फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्लक्स तुमने नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुका, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी होती है, फोर्स नहीं होती, एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है, जबकि फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स पर यूनिट चार्ज। आगे चलिए, तो अब आपके पास क्या है, व्हेन थ्री कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट, जब तीन कैपेसिटर्स जिनकी कैपेसिटेंसेस क्या हो, डिफरेंट हो, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। याद रखो जब पैरेलल में कनेक्ट किया जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। देन द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेंट, जो टोटल कैपेसिटेंस होगा वो तीनों कैपेसिटर्स के सम के बराबर होगी। पहले क्या कह रहा है, लेसर, लेसर तो हो ही नहीं सकती, गलत है। ग्रेटर, हाँ ये मुमकिन है। देन द इंडिविजुअल, क्या उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यकीनन, क्योंकि जब दो तीन कैपेसिटेंस है उनको जब अनइक्वल ऐड करोगे तो आने वाली कैपेसिटेंस इंडिविजुअल, मसलन एक 5 है, एक 3 है, एक 2 है, आंसर आया 10, 10 5 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है, यानी कि इसमें से भी जो लार्जेस्ट कैपेसिटेंस होगी उससे भी ज्यादा हो जाएगी, यानी कि 5 से भी ज्यादा 10 आएगा। पैरेलल के अंदर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, पैरेलल में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, सीरीज में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम, जो सब में छोटा होगा उससे भी छोटी आ गई, समझ गए। द प्रोडक्ट तो होता ही नहीं है, सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ टू कैपेसिटर। अब ये बताइए कैपेसिटर्स हैं कितने, 3 हैं, तो दो कैपेसिटर्स के बराबर तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ अगर ये लिखता है सम ऑफ 3 कैपेसिटर्स तो इसका मतलब क्या है, ये आंसर ठीक होता, तो दो पॉसिबल ऑप्शंस हो जाते। आगे चलिए, विच, अब देखो ये दो कैपेसिटर्स हैं, कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में पैरेलल, सीरीज में। बताओ जब सीरीज में तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से जो करंट निकला होगा आई, करंट का मतलब क्या हो गया, चार्ज, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्टोर होने वाला चार्ज और यहाँ पे स्टोर होने वाला चार्ज आपस में क्या होगा, सेम। सपोज कि यहाँ पे अगर 2 कूलम आ रहा है तो इधर भी कितना होगा, 2 कूलम। समझ में आती बात, बिलफर्ज अगर यहाँ पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ तो यहाँ पर भी नहीं होगा, समझ में आती है बात, जो भी होगा दोनों के पास इक्वल होगा। तो अब आप बताइए Q1 इज इक्वल टू Q2, समझ में आती है, ठीक है बिल्कुल। अच्छा वोल्टेजेस जो होते हैं V, वो आप जानते हैं इज इक्वल टू V1 प्लस V2, क्योंकि वोल्टेजेस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, V1 और V2 को ऐड करोगे तो वोल्टेज आता है। तो तुम ये देखो कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 होता है, माइनस तो नहीं होता ना, तो इसका मतलब क्या, ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग। अच्छा C1 C2 कैपेसिटेंस, ये जो कैपेसिटर्स दे रहे हैं, क्या जरूरी है कि आपको जब भी कैपेसिटर मिले वो इक्वल कैपेसिटेंस हो, नहीं, तो इसका मतलब ये भी जरूरी नहीं है। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ओनली 1, ठीक है ना, सिर्फ पहली स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी दोनों रॉन्ग। अब देखिए, अब ये बताना है अबाउट मैग्नीट्यूड, आपको इसकी टाइप्स बतानी है। देखिए इससे भी लाइन ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हो रही हैं और इससे भी ओरिजिनेट हो रही हैं, जिससे ओरिजिनेट यानी कि निकल रही हैं, इससे भी इमिट हो रही हैं, जिससे निकलती हैं उसे क्या कहते हैं, और ये भी क्या होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव होता तो ये लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे आ रही होती, अंदर आ रही होती, अभी तो बाहर जा रही है ना, तो ये क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बोथ आर पॉजिटिव, इनके दरमियान फोर्स कौन सी होगी, रिपल्सिव। अब बताइए बोथ नेगेटिव, गलत, बोथ नेगेटिव होते हैं तो दोनों में अंदर आ रही है। और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इक्वल, अच्छा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इक्वल होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लाइन ऑफ फोर्सेस काउंट कर लो, देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 10, और उधर भी काउंट करोगे तो 10, तो इसका मतलब क्या है कि इक्वल। अगर ये वीक होता और ये स्ट्रांग होता तो हमें क्या करना होता, ये वाली लाइन हटा देता मैं, ये वाली लाइन हटा देता, ये वाली लाइन हटा, यानी कि ये लाइंस कुछ ऐसे बनती है, एक इधर आ जाती, एक इधर आती, एक इधर और एक इधर। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ वीक है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग है, समझे। तो यहाँ पे क्या होंगे, इक्वल होंगे बट बोथ पॉजिटिव, तो ये दोनों इक्वल तो समझ में आती है, पॉजिटिव ये वाला होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, बी। अच्छा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी मालूम करनी है, तो आप यहाँ पे देखें 3 और 3 कैपेसिटेंस दो दिए हैं और यहाँ पे क्या है, एक सिंगल है। पहले मैं इन दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल जो दिए गए इनको सॉल्व करूंगा, तो बताइए इनको जब मैं सॉल्व करूंगा तो इनको मर्ज करके लिखूंगा, तो बताइए ये दोनों कैपेसिटर मिलके एक कैपेसिटर बन गया, ये पुराना वाला कैपेसिटर है C3, ये ऐसे बन गई, बात समझ में आती है, यानी कि 3 और 3 ऐड अप हुए तो यहाँ पे कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड, और ये कितना दिया गया, 3 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2। फिर से समझो,
इन दोनों कैपेसिटर्स को ऐड किया पैरेलल, तो पैरेलल एडिशन डायरेक्ट एडिशन। तो बताओ 3 और 3 ऐड हुआ तो कितना बन गया 6, यानी कि ये वाली चीज इसके बराबर आ गई, रिप्लेस हो गई। अब आपके पास रिप्लेस हो जाने के बाद जब मैं इसको इसमें एडअप करूंगा तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन, अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ये आ जाएगा C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। एलसीएम लेके जब आप इसे पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 6 ओवर 3 प्लस 6, तो 3 6 18 डिवाइडेड बाय 6 और 3 9, तो ये 2 माइक्रोफैरड। क्या आंसर आ रहा होगा 2 माइक्रो, तो इसके अंदर आंसर आएगा 2 माइक्रोफैरड। कहिए सर। हाँ मेरा बेटा। सर जब हमारे पास ये 6 और 3 होगा तो हमने सीखा था कि एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे 6 मतलब 3 एलसीएम नहीं, आप सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्यूशन करने के बाद इक्वेशन बना के सॉल्व किया। C1 C2 एलसीएम आएगा, ऊपर C1 प्लस C2 आएगा, जब उसे 1 ओवर C आ रहा है ना, जब उसे पलटोगे तो ये पूरी टर्म पलट जाएगी, जो एलसीएम होगा जो नीचे आ रहा होता है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर जो सम हो रहा होता है वो नीचे आ जाएगा। आप वैल्यूज रख के सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे करके ऐसे रखिएगा 1/3 माइक्रो प्लस 1/6। सर अब देखिए एलसीएम 6 आएगा, एलसी 3 और 6 का एलसीएम क्या आया 6। ऊपर आपने 3 6 18 किया, ये फॉर्मूला तो रॉन्ग हो गया। अब एक बार सब घुमा दो। नहीं नहीं, सर सही किया। सर हम इतने सवाल, अच्छा एक सेकंड, रुकना 3 1 3 3 2 6 2 1 6 1 6 1, क्या आया 3/6, यहाँ पे 1/2 पलटोगे तो क्या आएगा 2, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये रेशियो सेम रहता है। तुम्हें समझ में आ रही बात? अगर दोनों फैक्टर्स डायरेक्टली निकाल के भी कर देंगे ना, रिजल्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पहले 9 अपॉन पलटा इस वजह से कि ये वाली चीज किसके बराबर होती है, तो इसको जब पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा ना, तो ये 2, तो इसका मतलब क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, हेयर कॉम्ब बिकम, ये देखें ये इंपॉर्टेंट है, एक कंघा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है इन यूज, बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, हेयर हैव एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस, नहीं, कॉम्ब लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से ही चार्जेस बिल्डअप होते हैं। सर कॉम्ब तो तभी इलेक्ट्रोलाइट करेगा ना जब हेयर से पॉजिटिव चार्ज। अब वो अलग बात है, लेकिन मसला ये है कि अगर मैं सिर्फ कॉम्ब एक ऑब्जेक्ट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, तो दैट इज ड्यू टू द लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रेजेंटेशन? देखिए ए से ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव के अंदर देखिए बाकी आ भी रही है ये, लेकिन जा भी रही है नेगेटिव, तो गलत हो गया। नेगेटिव से जाना मुमकिन ही नहीं है, पॉजिटिव में आना मुमकिन नहीं है, तो ये वाला पॉजिटिव वाला ए जो है ये आपके पास करेक्ट है। देखिए 4 6 आर कनेक्टेड इन सीरीज, 4 और 6 को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है C1 C2 ओवर प्लस C2, तो 4 into 6 ओवर 4 प्लस 6, 2.4 अपॉन 10, यानी कि 2.4 माइक्रो फैरड, तो 2.4 सही। अगर पैरेलल होता तो क्या आंसर आता 10, अगर पैरेलल होता तो 10 आंसर। अगला भाई, अच्छा कहाँ तक करवाएं? मटेरियल विद हाई रेजिस्टेंस, सुनो भाई, एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टेंस क्या हो टू द फ्लो ऑफ करंट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग पोलराइज्ड। अच्छा एक चीज ध्यान में रखना, हमने कैपेसिटर पढ़ा था, कैपेसिटर के दरमियान में हम डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर प्लेस करते थे। इस डाई इलेक्ट्रिक की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। एक कैरेक्टरिस्टिक ये वाली कि उसकी रेजिस्टेंस क्या हो हाई, यानी कि हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, चार्जेस कैन नॉट फ्लो। समझ में आ रही बात? यानी कि चार्जेस की फ्लो को रेजिस्ट करे, उसके ऊपर चार्जेस फ्लो ना करे। दूसरा क्या है कि वो पोलराइज्ड हो जाए। पोलराइज का मतलब क्या है कि उस मटेरियल के अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो आपने आपको मुख्तलिफ डायरेक्शंस में क्या कर लें, अरेंज कर लें।
सब्सटेंस जो भी मटेरियल मैं ले रहा हूं उसके अंदर चार्जेस तो सेपरेट हो जाएं, लेकिन वो चार्जेस फ्लो ना करें। जब वो फ्लो नहीं करेंगे तो इंसुलेटर कहलाएगा। लेकिन कुछ इंसुलेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें चार्जेस तो फ्लो नहीं करते लेकिन पोलराइजेशन भी नहीं होती। पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि चार्जेस सेपरेट भी नहीं होते। आपके पास समझ में आ रही है? इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट, नहीं, देयर आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। क्या क्या है कि उसकी रेजिस्टेंस हाई हो और पोलराइज्ड कैपेबिलिटी हो। ये जो खाली पेपर होता है ना, इसकी पोलराइजेशन मिनिमम होती है कम से कम। तो उमूमन हम पेपर को इस्तेमाल नहीं करते, या कर भी रहे होते तो उसके साथ ऑयल को यूज किया जाता है, वैक्स लगा देते हैं पेपर में। जब पेपर में वैक्स लगाते हैं ना, तो वैक्स के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि ये पेपर में पोलराइजेशन प्रोड्यूस कर देती है। खुश्क पेपर अगर आपको दिया है वह है, अगर ड्राई पेपर है तो वहां पे आपके पास पोलराइजेशन परफॉर्म नहीं होती। जब पोलराइजेशन नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि मैं उसको ड्राई पेपर को एज ए इंसुलेटर यूज नहीं करूंगा। लेकिन ये चीज समझ में आ गई कि वो क्या कहलाएगा? डाइइलेक्ट्रिक। अ कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। अगला क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट कर चुके हैं। अच्छा, अब जरा देखें, देखिए भाई, देखें भाई क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बोथ कार स्प्रे पेंटिंग एंड डस्ट एक्सट्रैक्शन। अब कार स्प्रे पेंटिंग और जो डस्ट एक्सट्रैक्शन की जाती है वो बेसिकली हो किसकी वजह से रही होती है? अब स्प्रे पेंटिंग और डस्ट एक्सट्रैक्शन ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़े आपने। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे पढ़े कि जो डस्ट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या है? जो हार्मफुल पार्टिकल चिमनीज के अंदर से गुजर रहे होते हैं उनको सेपरेटर लगाया होता है ना। उसका सेपरेटर कैसे लगाते हैं कि जब धुआं ऊपर उठ रहा होता है तो उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में जाके इंतहाई खतरनाक पॉल्यूशन बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब वो ऊपर उठने लगते हैं तो ऊपर उठते हुए एक वायर गॉज लगाए जाते हैं। वो वायर गॉज पॉजिटिवली चार्ज होती है। सुन लो फिर से, जब ये पॉजिटिवली चार्ज वायर गॉज से गुजरते हैं तो पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। जब वो थोड़ा सा ऊपर चिमनी में उठते हैं तो कॉर्नर के ऊपर हाईली नेगेटिवली पोटेंशियल प्लेट्स लगी हुई होती है। नीचे क्या था? पॉजिटिव प्लेट। ऊपर क्या है? जब पार्टिकल्स, हार्मफुल पार्टिकल्स वायर गॉज से गुजरे तो पॉजिटिवली चार्ज हो गए, और जैसे ही ऊपर उठे तो किससे चिपक गए? नेगेटिव से। और जब वो चिपक गए तो इसका मतलब क्या है कि हार्मफुल पार्टिकल्स जो थे वो उस स्मोक से क्या हो गए? सेपरेट हो गए। कहिए बेटे। सेकंड बात समझ में आ गई? तो यहां पे देखें कि ये काम कहां पे होता है? डस्ट सेपरेटर। जबकि स्प्रे पेंटिंग के अंदर क्या होता है कि जो गन होती है उसके नोजल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार पे रख देते हैं कौन सा चार्ज? नेगेटिव। अब नोजल को जब आप स्प्रे करते हैं तो नोजल से निकलने वाले स्प्रे के पार्टिकल्स कौन सा चार्ज रखते हैं? पॉजिटिव। अच्छा, जब पार्टिकल्स निकलते हैं, एक और चीज ध्यान में रखिएगा, जब पार्टिकल नोजल से निकलते हैं, अगर कोई डायरेक्टली ब्रश से पेंट कर रहा हो तो तुम देखते हो कि वो पार्टिकल जो है ना वो कहीं पे पेंट ज्यादा आएगा, कहीं पे अनइवन होगा। लेकिन जब नोजल से पार्टिकल्स निकलते हैं तो ऑल पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज। जब पॉजिटिवली होंगे तो एक दूसरे से अवे होंगे ना, जब एक दूसरे से अवे होंगे तो सेपरेट हो जाएंगे। जब वो सेपरेट होंगे तो उनकी सेपरेशन इंतहाई इवन सेपरेशन होगी। ये नहीं होगा कि कहीं पे ज्यादा जमा हो जाए, कहीं पे कम, कहीं पे कलर ज्यादा, कहीं पे कम। बात समझ में आती है? तो वो इवन लेयर फॉर्म करेंगे जब आप स्प्रे के थ्रू क्या कर रहे होंगे? पेंट कर रहे हैं। तो तुम्हें समझ में आई? स्प्रे पेंटिंग में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का भी वर्ड इस्तेमाल होता है बार दफा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज होता है और डस्ट में भी। तो ये दोनों के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आना चाहिए। तो ये बी जो होगा इसका आंसर। 9, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ व्हेन टू ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन। ऑपोजिट चार्जेस का मतलब क्या हुआ? अट्रैक्शन। तो अट्रैक्ट करने का मतलब यही हुआ ना। इसका मतलब क्या? दोनों फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन। यहां पे क्या होगा? लेफ्टवर्ड। ये रिपल्जन के लिए होगा और ये किसके लिए होगा? अट्रैक्शन के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या होगा? ए। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बी और सी मुमकिन नहीं है। सुने,
अब ये क्या कह रहे हैं, इफ टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज डिस्टेंस आर के ऊपर क्या की गई, प्लेस करी जा रही है। टू पॉजिटिवली चार्ज बॉडीज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, यानी कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज ये है और एक पॉजिटिवली चार्ज ये है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, आर है बिटवीन देम। तो अब अगर ये आर है तो इसका चार्ज Q1 है और इसका चार्ज क्या है, Q2। बताइए इनके दरमियान अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो आएगी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही होगी। अब ये कहना है कि मैंने उसके डिस्टेंस को अब R से इंक्रीज करके क्या कर दिया है, 2R कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि अब फॉर्मूले में R के बजाय, यानी कि ये क्या हो गए चार्जेस एक दूसरे से और ज्यादा सेपरेट हो गए। अब इनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2R, चार्जेस उतने ही हैं। तो अब बताइए आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जो फोर्स बिल्डअप होगी वो क्या आ जाएगा, K Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा। R की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 ऑफ R का स्क्वायर। तो बताइए K Q1 Q2 ऐसे ही रहेगा अपॉन 4R स्क्वायर। अब यहां पे तुम देखो कि ये K Q1 Q2 और R स्क्वायर ये किसके बराबर था, प्रीवियस फोर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये प्रीवियस फोर्स के बराबर है तो ये 1/4, ये नीचे बच रहा है ना 4, ये पूरी चीज जो है इसकी जगह मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, F। यानी कि अब जो नई फोर्स आएगी इनको दूर करने के बाद वो अपनी प्रीवियस फोर्स का कितना होगा, 4 गुना नहीं, 1/4 टाइम, यानी कि क्वार्टर होगा। नहीं लेके जाएंगे, उसकी वजह ये है कि पलट के अगर ऊपर लेके देखो, यहाँ पे आ गया ना 1/4, 4 को पलट के ऊपर लेके जाएंगे तो कैसे बनेगा, 1/4 ऐसे लिखा जाएगा ना विदाउट। देखिए वो समथिंग अपॉन 2 होता है। देखिए अगर लिखा हो, समझो इस चीज, आपके पास लिखा हो कि डिस्टेंस मैंने हाफ कर दिया, ऐसे लिखा हो, इसका मतलब क्या है, ये वाला 2 जो है ये R के नीचे आया हुआ है, यहां पे ये वाला 2 R के नीचे नहीं, R के साथ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 2 डायरेक्टली सेपरेट होकर 1/4 बना देगा। लेकिन जब मैं इसको, अगर ये R/2 होता तो इस 2 को मैं डायरेक्टली यहां नहीं लिखता, ये 2 पलट के ऊपर आ जाता। तुम्हें समझ में आ रही बात, R के नीचे 2 हो, R के नीचे 3 हो, R के नीचे 4 हो तो वो ऊपर चला जाएगा। अगर R के साथ 2 हो, R के साथ 3 हो तो वो जहां है उधर ही रहेगा, 1/4 करके नीचे आ जाएगा। तुम्हें समझ में आई बात अच्छी तरीके से। अब जरा मुझे एक बात बताओ, समझना, 2 चार्जेस है, उनके दरमियान फोर्स आ गई, एक सर्टेन फोर्स आ रही है। बताओ मैं अगर डिस्टेंस इनका दरमियान का डिस्टेंस डबल कर दूं तो फोर्स कम हो गई ना। नीचे क्या आ गया, 4। तुम्हें समझ में आई, डिस्टेंस डबल कर दिया, नीचे क्या आ गया, 4। अच्छा सिर्फ मैंने इनको अलग नहीं किया है, इसका जो चार्ज था उसको भी 2 टाइम्स कर दिया, इसका जो चार्ज था इसको भी 2 टाइम्स कर दिया, दोनों 2 हो गए, 2 2 जा, ऊपर क्या आया 4, नीचे क्या आया, से कैंसिल हो गए तो क्या बचा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं चार्ज को डबल कर दूं और डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फोर्स के ऊपर कोई इंपैक्ट, पहले भी 10 न्यूटन थी, अभी भी कितनी रहेगी, 10 न्यूटन। समझ गए। इफ वी प्लेस इंसुलेटर बिटवीन द प्लेट्स ऑफ, ये तो आपको पता है कि प्लेट्स के दरमियान में जब भी हम इंसुलेटर रखते हैं कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए ही मैं प्लेस कर रहा हूं। अच्छा भाई, अच्छा भाई एक मिनट, यहां पे तो कुछ नहीं है, हाँ ये है, देखें भाई P और Q 2 बॉडीज हैं, देखें इसको समझिएगा, एक बॉडी P है और एक Q है, समझ रहे हैं, एक बॉडी P है और एक बॉडी क्या है, Q are 2 bodies of masses, इसका मास क्या है m1 और इसका मास क्या है m2 विद चार्जेस, इसके ऊपर चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज क्या है Q। लाइंग एट डिस्टेंस कितना फासला आ रहा है R फ्रॉम ईच अदर, द इफेक्टिव फोर्स। अच्छा मुझे ये बताओ, इन दोनों बॉडीज पे जो कि जमीन पे रखी हुई है कितनी फोर्सेस लग रही है, समझे मैं क्या कह रहा हूं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स पे जो कि एक सरफेस पे रखी हुई है, जो कि एक सरफेस पे रखी है, इस पे कितनी फोर्सेस लग रही है, नहीं गिन के बताओ, काउंट करो, पहली फोर्स क्या होगी, क्या इस पे एयर रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है, किस वास्ते, नहीं
एयर रेजिस्टेंस कब अप्लाई होती है? जब ऑब्जेक्ट क्या करे? हवा में क्या करे? मूव करे। या तो हवा मूव कर रही हो या मैं मूव कर रहा हूं, तब होगी। अगर दोनों रुक जाएं तो एयर रेजिस्टेंस लगेगी। तो इसका मतलब क्या है? जब तक बॉल को हवा में उछालूंगा नहीं, एयर रेजिस्टेंस नहीं आई। तो अब मुझे ये बताइए कि दोनों बॉलें रुकी हुई हैं तो क्या एयर रेजिस्टेंस होगी? तो एयर रेजिस्टेंस तो नहीं हुई। दूसरी कोई ग्रेविटी, यानी कि इसका वेट। तीसरी फोर्स, एक फोर्स कहलाती है ग्रेविटेशनल। ये मैंने पढ़ाई तो नहीं है क्योंकि आपके कोर्स में नहीं था। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये फोर्स ड्यू टू मैसेस होती है। यानी कि ये अगर दो ऑब्जेक्ट्स मैस रखते हैं तो इनके दरमियान में फोर्स आती है, जिसे मैं कौन सी फोर्स कहता हूं? तो बताइए, पी और क्यू के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी। लेकिन आपको मैं ये बात बताऊं कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इंतहा से ज्यादा कम होगी। मसलन मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास 0.000000001 रुपीज है, तो आपका कुछ नहीं है ना। या अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास 5 पैसे हैं, तो उसका तो कुछ भी नहीं आता ना खाने के लिए। इसका मतलब क्या है कि जो अमाउंट है वो मौजूद तो है, बट इतना कम है कि वो नेग्लिजिबल है। वो क्या है? नेग्लिजिबल, लेकिन एग्जिस्ट करता है। अब मुझे बताइए कि फोर्स कौन सी? अच्छा, दूसरी फोर्स होगी इनके दरमियान में कूलम्स ड्यू टू चार्ज Q1 Q2। ये जो Q1 Q2 होती है, इसमें K की अपनी ही वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, बहुत बड़ी वैल्यू। मैंने आपको जिससे पढ़ा रहा था तो बताया था कि कूलम फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में अगर हैं तो तुम देखोगे कूलम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा और ग्रेविटेशन की बहुत कम। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा इफेक्टिव कौन सी हुई? कूलम हुई। तो यहां पर ये वाली जो फोर्स आ रही है K M1 M2, ये नहीं होगी। G Q1 Q2 ये तो कोई है ही नहीं। अच्छा, हम ज्यादा डिटेल के अंदर, वो होगी फोर्स कूलम फोर्स, और वो ये अगर यहां पे लिख देता G M1 M2 over R², ये वाला फॉर्मूला होता है, या अगर ये लिख देता W = mg, ये लिख देता। ये दोनों सही हैं, लेकिन ये दोनों इफेक्टिव नहीं है ना। तो वेट इतना इफेक्टिव है क्योंकि वेट जो है वो ऑपोजिट रिएक्शन से क्या हो गया? बैलेंस। इसके अलावा G जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी मिनिमम है, कम से कम। जो कूलम फोर्स होगी, फोर्स ऑन अ चार्ज, दैट विल बी द मैक्सिमम वन। यहाँ पे कूलम लॉ में एक वो है कि अगर पॉइंट चार्जेस होते हैं उनका जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कम होना चाहिए।